हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के क्रम में प्रस्तावना का ज़िक्र दोस्तों हम लोगों ने पहले कर लिया है। प्रस्तावना का ज़िक्र हम लोगों ने दोस्तों पहले कर लिया है, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज़ होंगी, वो आप लोगों को थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिस सेशन करके आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में दोस्तों देखने को मिल जाएँगी। और ये सारे सेशन जो चल रहे हैं दोस्तों हमारे जो आगामी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो आरओ-एआरओ का हो, पीसीएस 2024 का हो, चाहे आपका ये वनडे एग्जाम हो, सारे के लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एमसीक्यूज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है वो भारतीय संविधान के भाग एक से है। ठीक है, भाग एक से है जिसे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर कहें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला सेक्शन जो हो गया। दोस्तों अभी हम लोग अगर जो पहला लेक्चर देखे होंगे वो एक चीज ये जाने पाए होंगे कि जो राज्य का दर्जा है, राज्य हम लोग दोस्तों किसे कहते हैं। क्या हम लोग जो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब ये सारा सुनते हैं क्या यही राज्य है? नहीं। दोस्तों अगर हम लोग देखें जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर होते थे, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक जो होते थे, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक जो होते थे या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते थे, उन्होंने दोस्तों राज्य की टोटल 4 तत्वों को दिया था। कितने तत्वों को दिया था दोस्तों? 4 तत्वों को। 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, ठीक है? 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में दोस्तों क्या होगा? ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस चीज का जिक्र अगर पहले अगर आप देखेंगे तो हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे दोस्तों देखें एक भूभाग होगा, है ना? एक भूभाग होगा जिसे इंग्लिश में दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? टेरिटरी कहेंगे। ठीक है, टेरिटरी कहेंगे। इस भूभाग पर कौन रहेगा? जनसंख्या रहती है ना? इस भूभाग पर कुछ जनसंख्या होगी। जनसंख्या दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे पॉपुलेशन होगी। इस पॉपुलेशन की अपनी एक सरकार होगी। अगर जनरली अगर दोस्तों हम लोग देखें, जनरली अगर देखें अब चौथा और आपको जो एसेंशियल हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें थोड़ा सा अंतर समझिएगा। भूभाग होगा, अगर जैसे दोस्तों हम लोग जमीनी लेवल पे देखें, एक उत्तर प्रदेश को जैसे एग्जांपल लें, उत्तर प्रदेश पे एक भूभाग है, उस पर जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के पास अपनी एक सरकार है, योगी जी की सरकार अगर आप देखेंगे कार्यपालिका प्रमुख इस समय वही है ना? तो एक भूभाग है, जनसंख्या सरकार है, लेकिन ये सरकार जब तक संप्रभुत्व नहीं होती, जब जब तक संप्रभुत्व नहीं होती, सॉवरेन नहीं होती है, तब तक इसे दोस्तों हम लोग राज्य नहीं कह सकते। आज के टाइम पे जो हम लोग राज्यों के तरीके से देख रहे होते हैं ना, यूपी राज्य, पंजाब राज्य, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो काफी हद तक आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी। कैसे? जरा देखिएगा। भूभाग है, जनसंख्या सरकार है, लेकिन ये सरकार जो राज्यों की होती है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा 28 जो है, ये संप्रभुत्व दोस्तों अगर देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से संप्रभुत्व नहीं है। संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको थोड़ा सा जानिएगा। जो संप्रभुत्व मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि अपने टेरिटरी के अंदर मतलब आंतरिक क्षेत्र में जो निर्णय होगा, आंतरिक क्षेत्र में जो निर्णय होगा, डिसीजन जो होगा वो इंटरनल पार्ट में और साथ ही साथ जो उससे संबंधित बाह्य क्षेत्र में, एक्सटर्नल पार्ट में, दोनों में डिसीजन दोस्तों अगर कोई लेगा तो वो वही टेरिटरी लेगा जिस टेरिटरी की बात हो रही होगी। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर ये सारी चीजों को देखें, राज्य जो है संप्रभुत्व नहीं होते। जैसे अगर देखा जाए, अभी नोटबंदी वाला हम लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम्पल लिया था। अगर सरकार को नोटबंदी करनी होगी तो 8 बजे आएंगे वो आपके वीडियो के सामने और कहेंगे आज रात 8 बजे हम इतने इतने की नोट बंद करते हैं। अब एक बात बताइए, वो चीजें राज्यों को माननी पड़ती है कि नहीं माननी पड़ती है? अगर किसी और के डिसीजन किसी को माननी पड़ रही तो इसका मतलब वो देश या वो राज्य क्या है, वो या वो टेरिटरी क्या है? संप्रभुत्व तो नहीं है। लेकिन अगर ये पूरे चारों तत्वों की अगर दोस्तों बात करें और इसमें अगर हम लोग इंडिया को शामिल करें, अगर इसमें हम लोग इंडिया को शामिल करें तो भारत क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रभुत्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए आंतरिक मामलों में दोस्तों अगर देखेंगे, आंतरिक तरीके से अगर कानून को देखेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जो भी चीजें होती हैं उसमें जो डिसीजन होता है वो इंडिया ही लेती है। और बाहर अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो हमें किसी और देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम कर देंगे। बिल्कुल ऐसा आपने देखा होगा ना। तो वो आंतरिक निर्णय चाहे बाह्य निर्णय, जब वही क्षेत्र लेता है तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? या वही क्षेत्र लेता है, वही जनसंख्या के लोग लेते हैं, वहीं की सरकार लेती है, तो उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? संप्रभुत्व कहते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए, देखिए पहले इस पूरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहले तो राज्य की अवधारणा को समझ लिए। हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जब पाकिस्तान हमारे यहाँ से गया था, पाकिस्तान जब हमारे यहाँ से गया था तो हमारे यहाँ कुछ देशी रियासतें बनी थी। देशी रियासतों का मतलब क्या था दोस्तों? अंग्रेज हमारे यहाँ पूरे, क्या आप अगर देखेंगे आज जैसे 28 राज्य के रूप में, पहले ऐसा था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कई क्षेत्रों में जो है पूरा इंडिया बटा हुआ था और वहां दोस्तों जो राज चलता था वो राजा रजवाड़ों का चलता था, है ना? कैसा चलता था? राजा रजवाड़ों का। अगर दोस्तों क्षेत्र को देखें, ठीक है, उस समय अगर हम लोग रीजन्स को देखें या फिर टेरिटरी को देखें तो ये जो टेरिटरी था ना दोस्तों, दो तरीके से विभाजित था। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक देसी रियासतों के रूप में था, है,
देसी रियासतों के रूप में था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट के रूप में था, ठीक है। और दूसरा दोस्तों है आपका, जहां पे अगर आप देखेंगे ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल था, क्या था, ब्रिटिश रूल था। मतलब अगर आप कहेंगे तो जो ब्रिटेन का शासन था, किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था, है ना। तो ब्रिटेन, अब एक एक्ट आता है, ध्यान रखिएगा, हम लोग को स्वतंत्रता जो मिली थी दोस्तों, हम लोग को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू मिली थी। इंग्लिश में अगर कहें तो इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बेसिस पे मिली थी। जब दोस्तों ये एक्ट आया था ना, ये एक्ट आया था जब, तो उसमें प्रावधान किया गया था किसके लिए, देसी रियासतों के लिए। इसमें दोस्तों दोनों प्रावधान को जरा समझिएगा, जो मुख्य रूप से संघ और एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित था। ब्रिटेन का क्या कहना था कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो भारत को छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितने क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा था वो तो सिर्फ उसी को छोड़ के जा रहे हैं। भाई राजे रजवाड़ों का या जो प्रिंसली स्टेट था उसके लिए तो कोई ऐसा चीज बात तो हुई नहीं थी। इन्होंने कहा कि देखिए हम आपके सामने 3 ऑप्शन रख रहे हैं। देसी रियासतों के सामने कितने विकल्प रखे गए, 3 विकल्प रखे गए। और ये तीनों विकल्प को जरा समझिएगा क्या था। ये तीनों विकल्प में अगर देखेंगे तो कहा गया था कि टोटल, जरा देसी रियासतों की संख्या को समझ लीजिए। टोटल ये जो संख्या थी दोस्तों ना, ये 565 के आसपास थी, ठीक है। कई जगह आपको, कई बुक में 562 देखने को मिलेंगे, कई जगह आपको 565 देखने को मिलेंगे। एक आम भाषा के लिए कभी ये फैक्चुअल डेटा ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये चीजें आपको कभी एग्जाम में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि अपवादित हैं, है ना। 565 टोटल क्या थी, देसी रियासतें थी। इनके पास ये ऑप्शन रखा गया, या तो आप भारत में शामिल होइए, या तो आपको भारत में शामिल होना है, या तो आप कहाँ शामिल होंगे, पाकिस्तान में होंगे, ठीक है। या तो आप क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। या तो आप क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। या तो आप भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, या तो फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इंडिपेंडेंस के साथ रह सकते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मंत्रालय है जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं गृह मंत्रालय, है ना। एक मंत्रालय है जिसे हम लोग कहते हैं, ये कैसा मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय दोस्तों जो होता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि ये पूरा आंतरिक क्षेत्र जो है, ये भारत का नक्शा जो आप देख रहे हैं, इसके आंतरिक क्षेत्र के लिए गृह जो है, इनके लिए पूरा ये क्षेत्र जो है वो उनके लिए घर बन जाता है। अगर दोस्तों देखिए गृह मंत्री उस समय का कौन था, गृह मंत्री कह लीजिए चाहे संचार मंत्री कह लीजिए, ये दोनों दोस्तों कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने कहा कि देखिए, एक जब हम लोग आजाद होते हैं, इनको गृह मंत्रालय दिया जाता है। देसी रियासतों के पास टोटल दोस्तों कितने विकल्प थे, 3 विकल्प थे। अब एक बात बताइए, अगर हम लोग इस पूरे क्षेत्र को देखें, टोटल 565 देसी रियासतें, ठीक है। एक देश ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके दोस्तों अगर एक भारत के क्षेत्र में अगर देखते हैं, सब अगर स्वतंत्र रहने की बात करते तो 565 देश सिर्फ इतने ही क्षेत्र में बनते। कितने देश बनते, 565। जाहिर सी बात है हमको इनको मिलाना होगा, नहीं मिलाएंगे तो चीजें क्या होंगी, ठीक नहीं होगी। और गृह मंत्रालय किसको दिया गया था और संचार मंत्रालय किसे दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सबसे बड़ी चुनौती उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये थी कि ये जो 565 है, इस 565 को क्या ऐसी चीजें दें, हम इनको कैसे इस तरीके से हम इनको मोटिवेट करें कि ये कहाँ पे आ जाए, भारत में आ जाए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस 565 में भारत में मिलने के लिए टोटल अगर राजी होते हैं तो कितने होते हैं, 565 के 562 क्या होते हैं, भारत में शामिल होते हैं। यहाँ आई का मतलब क्या है दोस्तों, इंडिया, ठीक है। भारत में कितने शामिल होते हैं, 562 होते हैं। लेकिन 3 लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। कितने लोग रहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, 3 लोग रहते हैं। एक हो गया दोस्तों आपका जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, इसको ध्यान रखना है आपको, गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। जूनागढ़ रहता है। दूसरा अगर दोस्तों देखेंगे तो एक आपका पड़ता है हैदराबाद पड़ता है। हैदराबाद में दोस्तों निजाम का सिस्टम चल रहा था, है ना, हैदराबाद था। तीसरा अगर दोस्तों देखेंगे तो एक आपका भी हाल ही में जो हमारा, जिसको कहा जाता है धरती का स्वर्ग, कश्मीर। तीसरा रहता है दोस्तों जम्मू कश्मीर, है ना। ये तीनों लोग क्या करते हैं, इन तीनों का कहना था कि देखिए 562 को आप मिला लिए, ठीक है, अच्छी बात है। हम जो 3 लोग हैं, जूनागढ़ ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, हैदराबाद ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, जम्मू कश्मीर ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं लौह पुरुष हूँ, कैसे रहोगे, आओ देखते हैं। अब इस तीनों चीजों को समझना दोस्तों, हुआ क्या था, इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, इन लोग को मिलाया कैसे जाता था, एक बात को समझिएगा। इन लोग को मिलाने का जो काम होता था ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई राजा है,
उस राजा से ये कहा जाता था कि भाई देखिए, आपको जब तक सेवा करनी थी आपने खूब सेवा की, अब आप अपने क्षेत्र को हमें दीजिए, भारत में मिल जाइए। वो कहें हमें क्या दोगे? कहें देखिए, जो आपकी राजा की जो भी आपका एक ओहदा है, जो भी आपको एक राजा रजवाड़े की जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। दूसरा, आपको दोस्तों जितने लोग होंगे ना, मैं सभी लोगों को एक पेंशन वगैरह भी दूंगा, है ना। पेंशन देंगे, आपके घर पे जो भी चिकित्सा से संबंधित जो भी चीजें होंगी, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, हेल्थ फैसिलिटी देंगे, आपको जितनी फैसिलिटीज चाहिए हम वो सारी चीजें देंगे। जूनागढ़ के पास जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि ये बात बताइए, आपको इंडिया में मिलना है या नहीं मिलना है? बोलिए मत, हम जो है क्या है, लौह पुरुष हैं, है ना। अब ये कहा जाता है, ये कहते हैं कि देखिए, हम एक ऐसा मत कराएंगे, हम एक ऐसा मत कराएंगे, हम एक ऐसा वोटिंग कराएंगे जो जन लोगों को क्या हो, जो जन लोगों के लिए अच्छी हो, जन लोग उस चीजों को मान ले। फिर से इस चीज को समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझेंगे टेक्निकलिटी के साथ। हम एक ऐसा मत कराना चाहते हैं, हम एक ऐसा वोटिंग कराना चाहते हैं जो किसको स्वीकार हो, जन को स्वीकार हो। जन मतलब आम लोग को, आम लोग क्या हो उस पे स्वीकार करें। तो जूनागढ़ को दोस्तों किसके आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर। ध्यान रखना है, ये जूनागढ़ की बात हो रही है, ठीक है। किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पे, जिसको दोस्तों इंग्लिश में हम लोग रेफरेंडम के बेसिस पे बोल सकते हैं, ठीक है। रेफरेंडम के बेसिस पे ये हो गया दोस्तों, हम ये जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की वो है जूनागढ़। दूसरा दोस्तों, आइए हैदराबाद पे चर्चा करते हैं। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद में दोस्तों एक बात को ध्यान रखिएगा, जब ये हैदराबाद पर ये सारी चीजें लागू होने लगी, इसमें दोस्तों हैदराबाद एक ऐसा था, जैसे हम लोग आजाद कब हो गए? 47 में आजाद हो गए। 47 में ही अगर आप देखेंगे जूनागढ़ से बातचीत शुरू हो गई और वो सारी चीजें क्लियर हो गई। हैदराबाद क्या कहता है कि यहाँ पे एक सिस्टम चलता था, जिसको यहाँ के राजा को दोस्तों क्या बोलते थे? निजाम बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? निजाम बोलते थे। और निजाम की जो बातचीत है ना, वो किससे होती रहती थी? जवाहरलाल नेहरू से। किससे होती थी? जवाहरलाल नेहरू से। कहा यह जाता था, निजाम साहब ये कहते थे कि हमको जब देश में मिलना होगा तो हम जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करके जब हमको साइन वगैरह करना होगा हम मिल लेंगे। आए दिन दोस्तों ये निजाम क्या करते थे? इस मैटर को क्या करते थे? टालते रहते थे। अब इस बात की भनक जब इनको लगती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे ना, गृह मंत्री के साथ साथ संचार मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। और उसके साथ अगर देखेंगे शुरुआत में 7 कार्यकाल तक उप प्रधानमंत्री का भी पद होता था। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये उप प्रधानमंत्री भी थे। और आपको एक चीज मालूम होगा, जब राष्ट्रपति जब कभी बाहर जाता है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय विदेश दौरे पे निकले हुए थे, तो उप प्रधानमंत्री किस पद पे आ गया? प्रधानमंत्री के पद पे आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हैदराबाद मिलने में आनाकानी करता था, कहता था हम नेहरू जी से बात करेंगे। संचार मंत्रालय किसके पास? वल्लभ भाई पटेल के पास। इनके यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे पहुंच गए और जवाहरलाल नेहरू से जब ये कहें निजाम की हम इनसे बात करेंगे, तो कहें ऐसा संचार मंत्रालय हमारे पास है। उनके बिल्डिंग की क्या की? पूरी लाइट ही काट दी है, लाइट काट दिए, कह लो तुम बात करो। टेलीफोन ही था, मोबाइल मोबाइल तो ऐसा कुछ आया नहीं था, कह करो बात तुम। और कहें तुमको 10 मिनट का समय देते हैं, आके तुम सारी चीजें करो। नहीं, ऊपर देखो हम कौन सा एक अभियान चला रहे हैं, हम एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चला रहे हैं हम। और ये ऑपरेशन पोलो हम किस ईयर में चला रहे हैं इसको ध्यान रखना, 1948 में। कहें अगर तुम हस्ताक्षर कर दोगे, भारत में विलय हो जाओगे तब तो ठीक है, नहीं होगे तो हमारी एयरफोर्स ऊपर से जहाज वहाज है, तुम्हारा अभी हैदराबाद का हम काम तमाम कर देंगे। 10 मिनट बाद निकलते हैं पसीना पसीना होकर और कहते हैं कि हैदराबाद विल बी दी पार्ट ऑफ इंडिया। हैदराबाद को दोस्तों अगर पूछे किसके बेसिस पे मिला है, तो 1948 के ऑपरेशन पोलो के तहत। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो दोस्तों हम लोगों ने 2 बार चलाया है। कितनी बार चलाया है? 2 बार। ऑपरेशन पोलो दोस्तों एक बार हमने 1948 में चलाया है, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने कर दिया, है ना। इस ऑपरेशन पोलो का इतना वर्चस्व था कि हैदराबाद को किससे मिलना पड़ा? भारत से मिलना पड़ा। दूसरा दोस्तों, ऑपरेशन पोलो जो हम लोगों ने चलाया था वो 1961 में चलाया था। इस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1961 में जो ये आपके पुर्तगीज नहीं थे, पुर्तगाल के लोग नहीं थे, इन पुर्तगालियों से को गोवा से बाहर निकालने के लिए, इन पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए, देश से बाहर निकालने के लिए भी जो कार्रवाई करनी पड़ी थी उसका भी नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन पोलो था। तो ऑपरेशन पोलो से ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है। एक 1948 में हुआ था, 1948 में किसको शामिल किया गया? हैदराबाद को किया गया। अगर 1961 वाला पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा पुर्तगाल को हम लोग बाहर निकालने के लिए किए थे। दोस्तों अगर पुर्तगाल, अगर कभी ये पूछा जाए कौन सा यूरोपियन कंपनी ऐसा था जो सबसे पहले देश में आया और सबसे बाद में गया, तो 1498 में कौन आया था?
पुर्तगाल आए थे और बाद में कब जाते हैं, आजादी के बाद 1961 में ये कहाँ जाते हैं, ये वापस यूरोप में जाते हैं। और आते कब है दोस्तों, आते कब हैं, तो 1498 में। इस फैक्ट को आपको क्लियर रखना है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, जूनागढ़ का क्या था, जनमत संग्रह। हम एक ऐसा मत कराएंगे जो जन लोग जिससे क्या हो, प्रभावित हो, जो वो बोलेंगे हम उस चीज को मान लेंगे। हैदराबाद को दोस्तों हमने कब किया था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो 1948। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। आइए दोस्तों अगले के उस पे चलते हैं हम लोग। एक दोस्तों आपके सामने था जम्मू और कश्मीर। देखिए 370 और 35 के मुद्दे पर डिस्कस ना करते हुए ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा, ध्यान से वही सारी चीजों पर डिस्कस करें। इन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। कहा गया अच्छा ठीक है तुम स्वतंत्र रहोगे, एक बात बताओ। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद वाले पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर एक बात बताइए, हैदराबाद एक इधर है, ठीक है, पाकिस्तान इधर हो गया, बीच में अगर आप देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान के रूप में उस समय कौन था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था, है ना। अब एक बात बताइए, इधर से हम लोग घिर जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ से घिर जाएंगे, इधर से घिर जाएंगे। आप एक बात देखिए, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे हम लोग घिर रहे हैं, अच्छी बात है नहीं ना। और इधर अगर आप देखें पाकिस्तान इधर पूरा घेरा हुआ है, इधर से ईस्ट पाकिस्तान, इधर से ये, तो हैदराबाद को मिलाना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर हम हैदराबाद को अपने में ना मिलाते तो एक इधर से हम लोग को घेराव मिल जाता देखने को, एक इधर मिल जाता। जम्मू कश्मीर अभी माना नहीं है ना। इस तरीके से करेंगे तो चीजें हम लोग की ठीक नहीं चलेंगी, तो इसलिए हैदराबाद को मिलाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों, ताकि हम लोग आगे आने वाले भविष्य में घेराव से बच सकें। अब देखिए जम्मू कश्मीर ने क्या कहा, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो कहा गया एक बात बताइए कब तक स्वतंत्र रहेंगे आप, कहें देखिए किसी न किसी देश में तो मिलोगे ही भाई। कहा जाता है ना कि यार कब कब तक तुम इस तरीके से रहोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वही ये कहा गया कब तक तुम ऐसे स्वतंत्र रहोगे, या तो तुमको इंडिया में या तो तुम्हें पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि देखो अगर मेरे ऊपर भारत हमला करेगा, अगर हमारे ऊपर भारत हमला करेगा तो हम किससे मिलेंगे, पाकिस्तान से मिलेंगे। और अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, हम किस पे मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। चीजें ये हो गई। अब पाकिस्तान बताइए, भटका हुआ भाई कई लोग कहते हैं इनको, या बाकी चीजें कहते हैं। अब ये बताइए अपने हरकत से तो बाज आएंगे नहीं। विदेशों में आज भी अगर आप देखेंगे तो ये कहा जाता है कि इनका कहना ये होता है कि हमने इतने बम बना लिए, हमने यहाँ ब्लास्ट कर दिया, हमने वहां कर दिया। हरकतें ही यही हैं। पाकिस्तान बाज आया नहीं। इसने क्या किया, इसने जम्मू कश्मीर पे कर दिया हमला, और कहा था पाकिस्तान हमला करेगा तो हम कहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे। पाकिस्तान ने दोस्तों जब हमला किया, पाकिस्तान ने जब इनके ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने जब इनके ऊपर हमला किया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे ये लोग। अब जम्मू कश्मीर के जो निजाम, अगर सॉरी निजाम कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में उस समय कौन थे दोस्तों, हरि सिंह थे, ठीक है। अब ये हरि सिंह, राजा हरि सिंह को ये लगता है कि यार ये चीजें तो अब गड़बड़ कर रहा है, चलो एक काम करते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम कहाँ आएंगे, भारत में आएंगे। दिल्ली में बैठे थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आते हैं किसके पास, दिल्ली आते हैं। दिल्ली आके कहते हैं क्या है कि पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है, आप हमें बचाइए, और जो चीजें आप लोग कर सकते हैं मैं हर तरीके से आपके साथ में हूँ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुरंत चलो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, त्वरित कार्रवाई के लिए बोलते हैं। वहां बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि एक मिनट नेहरू साहब जरा रुकिए। कहें क्या, कहें एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले इसने क्या बोला था, इसने कहा था पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम किससे मिलेंगे, भारत से मिलेंगे। मिलाओ पहले इसको। तो किया क्या जाता है, एक विलय पत्र लाया जाता है। क्या लाया जाता है दोस्तों, एक विलय पत्र लाया जाता है। उस पर क्या किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर कराया जाता है, उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। और कौन करता है, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। अब कहा यह जाता है कि राजा हरि सिंह क्या करेंगे, राजा हरि सिंह ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया। अब ये क्या होगा, एक धारा जोड़ दी गई संविधान में, 35A मूल अधिकार के अंदर आएगा, क्योंकि 12 से 36 तक कौन है, मूल अधिकार है ना। और दूसरा धारा था दोस्तों 370। इस 370 के तहत यह कहा गया कि कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है, विशेषा सॉरी विशेषाधिकार जो है, ये सारी चीजें उनको क्या दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, उनका एक अलग संविधान होगा। ये सारी चीजें दोस्तों किसको दे दी गई, कश्मीर को दे दी गई, ठीक है। लेकिन अगर उसके धारा 6 के आसपास जाएंगे तो उसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको भारत का हिस्सा क्या कर सकता है दोस्तों, बना सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में पढ़े। सबसे पहले देखिएगा क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले 562 को क्या कैसे मिलाया गया वो देखें, ठीक है। फिर 3 देशी रियासतों को कैसे मिलाया गया ये देखें, ठीक है। आगे दोस्तों अगर आप देखेंगे, देखिए जो हम लोग को पढ़ना होगा ना,
फ्रंट पेज पे उसको दोस्तों हम लोग यही चीज लेके चलेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या, पहला टॉपिक दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देशी रियासतों का एकीकरण। संविधान में प्रावधान क्या क्या है, राज्य को गठन करने के लिए जो जो कमेटीज बनी थी, जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे एस के धर आयोग बनाया गया, उसके बाद देखेंगे जेवीपी कमेटी बनाया गया, फजल अली आयोग बनाया गया, जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आज आप देखेंगे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी। तो भाषाई आधार पे किस तरीके से बना, संघ दिल्ली को विशेषाधिकार जैसे दिया गया है, दिल्ली और पुदुचेरी में देखेंगे विधानसभा भी है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, और उसके बाद ये सारी चीजें हैं ना देखने के लिए। इसको स्पेशल स्टेटस कैसे दिया गया, संघ शासित प्रदेश जो कि देखेंगे अगर ना टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे शासन प्रणाली किस आधार पे होती है, इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होगा, अच्छा होगा, और ये दोस्तों हम लोग या पढ़ाई जो करेंगे ना इससे रिलेटेड, वो पीसीएस और आईएएस को लेके, आईएएस और पीसीएस को ओरिएंटेड होके करेंगे, और साथ में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे ना, ये सारे एग्जाम्स के लिए होंगे। ये एग्जाम आप वनडे एग्जाम से लेके चाहे आपका मतलब आप कह सकते हैं बॉटम टू टॉप तक ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, आज का दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर। जिस तरीके से चीजों को आपने समझा, क्या हमारा एक प्यारा इतिहास रहा था देसी रियासतों को एक करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के लिए, क्या एक अच्छा एक बहुत अच्छी हिस्ट्री को आपने देखा, ये सारी चीजें दोस्तों लगी कैसी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।